हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो अपना चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, उसमें हमने जो प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं थी, परावर्तन, वो पढ़ लिया और दर्पण के प्रकार पढ़ लिए। आज हम पढ़ते हैं दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण दो प्रकार के थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ने अपने कंप्लीट हो गया और अब आज पढ़ते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। कौन कौन सी डेफिनेशन है जो अपने काम में ली जाएंगी? किसमें? गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोल होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। सबसे पहले परिभाषा हम धुरु की देखते हैं। धुरु, पोल। धुरु को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का था अपने पास, वो ध्यान रखें। एक की उभरी हुई सतह रचती थी, वो तो कौन सा था? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और धसी हुई सतह क्या कर रही थी? प्रकाश का परावर्तन। और एक ऐसी है जिसकी धसी हुई सतह क्या है? रचित, और उभरी सतह प्रकाश का परावर्तन करती है। ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। धुरु किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का जो मध्यतम बिंदु होता है, गोलीय दर्पण है दोनों, और इनका जो बीचों बीच का जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? धुरु कहलाता है। क्या बताओगे आप परिभाषा? गोलीय दर्पण का मध्यतम बिंदु क्या बताओगे? गोलीय दर्पण का मध्यतम बिंदु क्या कहलाता है? धुरु कहलाता है। धुरु कहलाता है। या आप इसकी दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हो धुरु की, कि वह बिंदु जो गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है। बात तो हो गई कि मध्यतम बिंदु भी क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटता है। दोनों में से कोई सी भी बता सकते हो आप। या तो ये बता सकते हो कि गोलीय दर्पण का मध्यतम बिंदु क्या कहलाता है? धुरु कहलाता है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। या ये बताओगे कि वह बिंदु जो गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है, कि यहां से आप देख रहे हो कि दो बराबर भागों में ये बांटेगा। ठीक है। पहली डेफिनेशन आपकी कंप्लीट। किसकी? धुरु की। धुरु के बाद में हम देखते हैं वक्रता केंद्र की। धुरु के बाद में वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं या 2F से। ठीक है। दो से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो C से या 2F से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण यही दो हैं, एक तो अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होगा कि ये क्या होता है? कांच के गोलों से प्राप्त किए जाते हैं। मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण किससे प्राप्त किए जाते हैं? कांच के गोलों से प्राप्त किए जाते हैं। कि ऐसा क्या है? ये कांच का गोला है। अब इन कांच के गोलों में केंद्र तो हो गई, ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। अब इनका जो केंद्र है, केंद्र तो होगा, कांच का गोले हैं, गोले हैं तो गोलों का तो क्या रहेगा? एक केंद्र तो रहेगा। और ये जो केंद्र है ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहला रहा है। वक्रता केंद्र C कहलाता है। परिभाषा कैसे बताओगे आप? कि गोलीय दर्पण कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या लिखोगे? कि गोलीय दर्पण कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है।
आप ये भी कह सकते हो कि केंद्र केंद्र होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र लग रहा है, तो केंद्र क्या होगा कि ये गोले दर्पण कांच के गोले से तो प्राप्त किए जा रहे हैं, और उनका केंद्र क्या कहला रहा है, जो सेंटर होता है वही क्या कहला रहा है, वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या बताओगे कि गोले दर्पण कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या की। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या। थर्ड नंबर है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि ये कांच के गोले तो हैं, दोनों कांच के गोले तो हैं, और इनकी जो त्रिज्या होगी वही क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। क्या लिखोगे आप कि गोले दर्पण कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हो कि आप त्रिज्या की डेफिनेशन क्या पढ़ते हो कि सर केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, तो यहाँ पर ये केंद्र और ये इसकी परिधि होगी। यानी आप ये भी कह सकते हो कि सी और पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहोगे, सी और पी के बीच की दूरी को हम आर रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सी परिभाषा बता दोगे, क्या बताओगे, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन क्या बताओगे कि गोलीय दर्पण कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों की जो त्रिज्या है वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आई डेफिनेशन समझ में। या ये भी बता सकते हो, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी कि सी और पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम इसके बाद, मुख्य अक्ष। फोर्थ डेफिनेशन चलती है अपनी, मुख्य अक्ष। यहां पर इस चैप्टर में आप देख रहे हो कि हर जो डेफिनेशन बताएंगे या कुछ भी मैं बता रहा हूं उसके साथ क्या चल रहे हैं, डायग्राम, क्योंकि हर चीज को इसमें चैप्टर में डायग्राम से ही समझ सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक के साथ ये डायग्राम बनेगा। मैं एक बार ही बना रखा है क्योंकि बारी बारी से फिर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप हर डेफिनेशन के साथ उसका डायग्राम भी बनाएं ताकि आपको उस डायग्राम को देख के, चित्र को देखते ही डेफिनेशन याद हो जाए। अब बता, नेक्स्ट है अपनी वक्रता त्रिज्या। एक बार दोबारा बना लेता हूं ताकि स्पेस ज्यादा मिल जाए अपने को। एक तो ये रहा दर्पण, ये कौन सा हो गया, अवतल, अवतल दर्पण। और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। कैसे पहचाना, जिसकी उभरी हुई सतह रजतित होगी वो तो अवतल होता है, और जिसकी धसी हुई सतह रजतित होती है वो उत्तल होता है। ये इसका क्या था, मध्यतम बिंदु ध्रुव, ये भी इसका मध्यतम बिंदु ध्रुव ही होगा। ये क्या था, वक्रता केंद्र, गोले दर्पण कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जा रहे थे उन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा बोल सकते हो आपको, कि वो जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है, वो मुख्य अक्ष कहलाती है। सी व पी से गुजरने वाली रेखा को या काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष की परिभाषा पता चलेगी, सी और पी से गुजरने वाली जो रेखा है वही क्या कहला रही है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के बाद में हम देखते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है, जो एग्जाम में भी पूछता है, उसको हम पढ़ते हैं, मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य
फोकस। फोकस को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। तो फोकस की परिभाषा हम दोनों जो अवतल और उत्तल दर्पण हैं उनमें अलग अलग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं या उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप डायग्राम के द्वारा बताओगे। डायग्राम भी पूछता है और उसका डेफिनेशन भी पूछता है, कि परिभाषा भी पूछेगा। कि इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष की जो मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे बताओगे? कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर इकट्ठी होती है, केंद्रित होती है या गुजरती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहेंगे? डायग्राम से देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, हो रही, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, केंद्रित मान लो, ये लो एक और आ गई प्रकाश की किरण, एक और आ गई, ये जिस बिंदु पर क्या हो रही है? ये केंद्रित हो रही है या इकट्ठी हो रही है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। परिभाषा क्या बताओगे अवतल दर्पण के फोकस की? जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं या केंद्रित होती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अवतल दर्पण से जो फोकस का निर्माण होता है वो वास्तविक फोकस बनता है। फोकस कैसा बनता है? फोकस कैसा बनेगा इस यहाँ पर? वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक, रियल में बन रहा है। देखो यहाँ पर जो मुख्य अक्ष को रियल में सारी की सारी जो प्रकाश किरण है वो काट रही है, तो ये वास्तविक बन गया। अब दूसरी तरफ पूछे आपसे कि अवतल दर्पण का फोकस, डेफिनेशन वही होगी, लेकिन यहाँ पर जो फोकस का जो निर्माण है वो कैसा होगा? आभासी। यहाँ पर फोकस कैसा बनेगा? फोकस कैसा बनेगा? आभासी। यहाँ पर फोकस कैसा बनेगा? आभासी, क्योंकि वास्तविक नहीं बनेगा। परिभाषा सेम टू सेम वही रहेगी, थोड़ा सा चेंज है वो मैं बताता हूँ। कि यहाँ पर भी क्या करेगी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, आ रही है क्या? ये देखो दोनों साइड से आ रही है, इसमें भी आप ले सकते हो दोनों साइड, लेकिन ये जाएंगी यहीं से जाएंगी, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों क्या करता है? फैलाता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? ये फैलाता है। आप सीधा न मिलाएं तो ये क्या करेगा? फैलाता है। क्या करता है? ये फैलाता है। ये देखो फैल रही है क्या प्रकाश किरण, लेकिन पीछे की ओर क्या हो रही है? ये एक जगह मिल रही है, ये देखो फैल रही है। और जिस बिंदु पर यहाँ पर जहाँ मिल रही है वही क्या है? इसका फोकस, ठीक है। परिभाषा ये क्या हो जाएगी? ये जो मैंने लिखी है उसी में देख लो कि जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर अवतल दर्पण की जगह क्या कर लोगे? उत्तल दर्पण,
दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या इकट्ठा होती हुई या केंद्रित होती हुई प्रतीत, बस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रतीत लिख दिया जाएगा और ये क्या हो जाएगी, सेम टू सेम परिभाषा हो जाएगी। इसकी परिभाषा वैसे सुन लो, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु ही क्या होगा, अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि अवतल दर्पण से जो फोकस बनता है वो आभासी फोकस बनता है और उत्तल दर्पण से जो फोकस बनता है वो आभासी बनता है और अवतल दर्पण से जो फोकस बनता है वो वास्तविक बनता है, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में इकट्ठी होती है और यहाँ पर आभास होती है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है और ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। ठीक है, इसके बाद में एक डेफिनेशन और है, वो और रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही दोनों हैं, तो ध्यान रख लेना दोनों को। यहाँ पर वास्तविक फोकस बन रहा है और यहाँ पर आभासी फोकस बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में आएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फोकस दूरी की परिभाषा 6, फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दर्पण अपने पास ये है और एक दर्पण ये है। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। कैसे पता चला, जिसकी धसी हुई सतह रजतित होती है वो उत्तल होता है और जिसकी उभरी हुई सतह रजतित होती है वो अवतल दर्पण कहलाता है। इसका मध्यतम बिंदु P ध्रुव, इसका भी मध्यतम बिंदु P ध्रुव पोल कहलाता है। गोले दर्पण कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उनका केंद्र वक्रता केंद्र C कहलाता है, तो ये भी C रहेगा। C और P से गुजरने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष। C और P से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आएगी तो जिस बिंदु से केंद्रित होती है या काटती है वो क्या होता है, इसका F होता है। ये सारी परिभाषाएं हमने पढ़ ली है। समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आएगी, जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हुई प्रतीत होगी वो फोकस होगा। ये सारी परिभाषाएं हमने पढ़ ली। अब जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी की आप परिभाषा बताओगे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहोगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे, ध्रुव व फोकस, मुख्य फोकस लिख सकते हो आप, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से। अगर कैपिटल में लिखते हैं तो मुख्य फोकस होता है, फोकस दूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने जो गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी वो सारी की सारी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ नियम होते हैं परावर्तन के, वो पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।